नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को मंत्री बनाया जा सकता है। इन दोनों ने राज्य में हुए विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पिछले साल सरकार गठन के बाद सबसे पहले 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। बाद में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों ने शपथ ली। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के मातगुवा गांव में 35 साल के किसान मुनेंद्र राजपूत ने खुदकुशी कर ली। 5 पन्ने के सुसाइड नोट में किसान ने प्रधानमंत्री को संबोधित करके लिखा कि 87,000 के बकाये के चलते बिजली की डिस्कॉम कंपनी ने उसकी आटा चक्की और बाइक जब्त कर ली। किसान ने परिवार वालों से मौत के बाद सरकार को उसका शरीर सौंपने की अपील की है ताकि अंग बेचकर सरकार उसका बकाया वसूल करे। अयोध्या में जिस जगह पर राम मंदिर बनना है उससे नीचे 200 फीट तक का बालू मिल रही है और गर्भगृह से थोड़ी दूर जमीन के नीचे सरयू का प्रवाह मिला है। इसकी वजह से मंदिर की नींव भरने का काम रुक गया है। अब देश के 4 आईआईटी समेत नामी रिसर्च संस्थानों से सलाह ली जा रही है। इन संस्थानों से पूछा गया है कि बालू और पानी वाली जमीन में 1000 साल तक चलने वाली मजबूत नींव कैसे डाली जाए। ये एक मेकशिफ्ट टेम्पल बनाया गया है। गर्भगृह जहां था वहां से वो मूर्ति हटा दी गई है। इसलिए हटा दी गई है क्योंकि उस जगह से मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू होना है। एक खूबसूरत पर्दा लगा हुआ है जिसपे जय श्री राम लिखा हुआ है। जहां रामलला की मूर्तियां रखी हुई थी उस जगह को मंदिर निर्माण के लिए समतल कर दिया गया है। वहां मंदिर की नींव डालने के लिए 200 फीट गहराई तक मिट्टी की जांच हुई तो पता चला कि 200 फीट तक जमीन के नीचे भुरभुरी बालू है और मंदिर के गर्भगृह वाली जगह के पश्चिम में कुछ ही दूरी पे जमीन के नीचे सरयू का प्रवाह भी। किसी को कल्पना नहीं थी कि भगवान का जहां गर्भगृह बनना है उसके नीचे जमीन खोखली है, ठोस ही नहीं। सरयू यूं तो जमीन पे बहती हुई दूसरी जगह नजर आती है, लेकिन उसकी धारा जमीन के नीचे वहां तक आ रही है जिसके पास मंदिर का गर्भगृह बनना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पे भी इसका जिक्र है कि गर्भगृह के करीब पश्चिम में सरयू का प्रवाह है। 100 फुट के नीचे ये लोग इंजीनियर चाहते थे कि 100 फुट के नीचे से नहीं उठाया जाए, लेकिन 100 फुट के नीचे के में बालू और ये पानी मिला, जिसे कहा जा सकता है कि वो प्राचीन जो सरयू की धारा थी वो धारा का वो जल वहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसलिए यदि उस पर नींव उठाई जाए तो नीचे धंसने का ये संभावना है। राम मंदिर की नई डिजाइन के मुताबिक अब मंदिर पहले से काफी बड़ा बनेगा। अब मंदिर 3 मंजिल का होगा। हर मंजिल 20 फीट की होगी। जमीन से 16.5 फीट पे फर्श होगा। लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 335 फीट और शिखर 161 फीट का होगा। लाल पत्थरों से बनने वाले 3 मंजिल के इस मंदिर का जमीन पे काफी भार होगा। मंदिर ट्रस्ट चाहता है कि यह मंदिर भूकंप को झेल सके और 1000 साल तक चले। इसलिए अब देश के 7 नामी रिसर्च संस्थानों को यह काम दिया गया है कि ऐसी जमीन पे यह मंदिर कैसे बने, इसकी स्टडी करें। इनमें आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी गुवाहाटी, सीबीआरआई रुड़की, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा के इंजीनियर्स शामिल हैं। सुविचारितम सुनिश्चितम, इसलिए अच्छी प्रकार से विचार करके जो निश्चित किया जाता है वह कभी भी वह गलत नहीं हो पाता है। इसीलिए पूर्णतया सोच विचार के इस पर इंजीनियरों की राय चल रही है। अयोध्या मंदिर के इंतजार में है। इस नई अड़चन से लोगों में चिंताएं तो हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इंजीनियर जल्द ही इसका कोई हल निकाल लेंगे। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बीड़ में सामूहिक बलात्कार की एक पीड़ित महिला अब 3 गांवों के लोगों से अकेले लड़ाई लड़ रही है। गैंगरेप के 4 आरोपियों को सजा दिलाने के बाद अब पीड़िता के गांव समेत पास के 2 और गांवों ने पीड़िता का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पुलिस अब मामले की जांच करने में जुट गई है। बीड़ में ग्राम पंचायत ने रेप पीड़ित के घर के बाहर उसके बहिष्कार का नोटिस चिपका दिया है। 2015 से अपनी लड़ाई लड़ रही इस महिला ने 2020 में 4 आरोपियों को सजा दिलाई, लेकिन अब उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। 3 गांवों ने उसके बहिष्कार का फैसला किया है।
गावाच्या बाहेर तुला दे ग्राम पंचायत के लोग धमकी देते हैं कि जब तुमने गांव के लोगों के खिलाफ शिकायत कर उन्हें सजा दी तो गांव में क्यों रहते हो। घर के बाहर नोटिस भी लगाया है, जबकि हमारा यहाँ पर कई सालों से घर है। असं म्हणतात ग्रामसेवकांनी पण ते नोटीस लावली आहे। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई है और पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा भी हुआ है। गांव वालों के अनुसार महिला झूठा केस करने की धमकी देती है। गांव में हर किसी को रहने का अधिकार है, लेकिन हमने कहा कि अगर बिना वजह किसी पर कार्रवाई हो तो उसका हम विरोध करेंगे। पुलिस को अपने जांच में गांव वालों से भी बात करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को देखकर समझा जा सकता है कि न जाने पिछले 5 साल में उस महिला ने क्या कुछ सहा होगा, उसके चरित्र पर कितने सवाल उठाए गए होंगे। अदालत से मिले न्याय के बाद जरूर उसने सोचा होगा कि अब उसके साथ इंसाफ होगा, लेकिन फिलहाल वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहरहाल ये पूरा मामला अब पुलिस के पास गया हुआ है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस ऐसे मामलों में कोई कड़ा कदम उठाएगी ताकि जो पीड़ित हैं उन्हें और परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। श्रीनगर में पिछले महीने ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि जो भी डोमिसाइल हासिल कर यहां बसेगा उसे बाहरी माना जाएगा। दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन श्रीनगर में परिवार और पड़ोसी सतपाल निश्चल के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। श्रीनगर के सराय बाला बाजार में सतपाल की ज्वेलरी की दुकान थी। टीआरएफ नाम के आतंकी संगठन के आतंकवादियों ने शनिवार को उन्हें गोली मार दी। श्रीनगर पुलिस इसे टारगेटेड किलिंग कह रही है। 65 साल के सतपाल श्रीनगर में पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे थे। पिछले महीने ही उन्हें यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला था। इस सर्टिफिकेट के बाद वे यहाँ अपनी जमीन और संपत्ति रखने के हकदार हो गए थे। सतपाल के पड़ोसी उन्हें बाहरी नहीं बल्कि अपना भाई मानते हैं। के साथ हमारा रिलेशन मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमारे सब दुकानदार भाई ये नहीं लग रहे थे कि बाहर के, ऐसे लग रहे थे कि कश्मीरी भाई है। जब भी हम वहाँ जाते थे मतलब बहुत अच्छा रसूख रहता था इनका, इसलिए यहाँ पे सब ने मातम किया। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन ने एक बयान जारी करके कहा है कि ज्वेलर यहाँ के लोगों को बसाने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा था और जो भी डोमिसाइल हासिल करके यहाँ बसेगा उसे बाहरी माना जाएगा। पंजाब के गुरदासपुर से आने वाला सतपाल का परिवार शहर के 1 दर्जन सुनारों और ज्वेलर्स में शामिल है। श्रीनगर में उनका कारोबार 50 साल से ज्यादा पुराना है। आतंक के कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन सतपाल का परिवार उस समय भी यहाँ डटा रहा। कश्मीर में अब तक 10 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर स्थानीय निवासी हैं। हालांकि सरकार ने डोमिसाइल पाने वाले इन स्थानीय निवासियों का डेटा अलग से जारी नहीं किया है। इस हत्या से उनका डरना स्वाभाविक है, जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि डोमिसाइल के बाद किसी को अगर कोई परेशानी होगी तो वो उन मामलों को देखेगी। एक हमलावर को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। उम्मीद है कि हम उसे पकड़ लेंगे। गुरदासपुर से आया हुआ परिवार पिछले 50 साल से कश्मीर में रह रहा था। जब मिलिटेंसी उरूज पे थी तब भी वो कश्मीर से नहीं चले गए थे, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के सिर्फ 1 महीने बाद सतपाल निश्चल को निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक कत्ल ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए मिलिटेंट उन सभी लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं जो नॉन लोकल यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, जिसके ज़रिए से उन्हें यहाँ ज़मीन पर मालिकाना हुकूक मिल सकते हैं। पुलिस का कहना है वो इस केस की तहकीकात कर रहे हैं और बहुत जल्द कातिलों तक पहुँच सकते हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक चीनी नागरिक को ऑनलाइन लोन के फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऐप्स के जरिए चीनी नागरिक जू वेई लोम्बो लोन देने का काम करता था। दरअसल कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि ऑनलाइन लोन देने वाले परेशान करते हैं। इस वजह से 3 लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। पुलिस ने अब तक 3 चीनी नागरिकों समेत 25 लोगों को पकड़ा है।
27 साल के चीनी नागरिक जू वेई लाम्बो जब भारत छोड़कर जा रहा था तो दिल्ली एयरपोर्ट से उसे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लाम्बो 4 कंपनियों का मालिक था जो ऑनलाइन लोन एप्स चलाती थी और जिस पर 21,000 करोड़ रुपए के लगभग 1 करोड़ 40 लाख लेन देन हुए। इसके अलावा बिटकॉइन में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी हुए। लाम्बो के अलावा कुरनूल से नागराजू को भी गिरफ्तार किया गया जो 7 कॉल सेंटर चलाता था। टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने वाले एक शख्स समेत 3 लोगों की आत्महत्या हुई। आरोप था कि उन्हें ऑनलाइन लोन देने वाले परेशान कर रहे थे। अब तक तेलंगाना पुलिस ने 3 चीनी नागरिकों समेत 25 लोगों को पकड़ा है। बेसिकली देयर जॉब ऑफ दिस कॉल सेंटर इज टू मेक द थ्रेटनिंग कॉल। कॉल सेंटर में ये लोग उन लोगों को फोन कर परेशान करते थे जिन लोगों ने छोटे मोटे लोन या उधार ले रखे थे। साथ ही ये लोग ग्राहकों की बिना जानकारी के उनके पैसे भी ले लेते थे। ये एप्स इस तरह से तैयार की गई हैं कि फोन में एप्स डालने के साथ ही कॉन्टैक्ट लिस्ट को इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। He is giving them permission to use his contact list. पुलिस का कहना है कि इनका कारोबार ऑनलाइन गेमिंग फर्जीवाड़े की तर्ज पर है जिसमें भारतीयों ने करोड़ों रुपए गंवाए थे। इसमें लोगों को कई हथकंडों के जरिए लुभाया जाता है, जैसे 2000 से 10,000 रुपए तक के आसान और तुरंत लोन, जिस पर 35 से 50% ब्याज लगता है। पैसा लौटाने के लिए 1 हफ्ते से पखवाड़े तक का पैसा मिलता है। कंपनियां गैजेट से मिली सूचना के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल करती है। करोड़ों का ये घोटाला दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, नागपुर और बेंगलुरु में चल रहा था, जहां से कॉल सेंटर चल रहे थे और कंपनियां रजिस्टर्ड थीं। तुरंत कर्ज देने वाले ऑनलाइन ऐप की बिजनेस बहुत बड़ी हुई कोविड महामारी के दौरान, जब लोगों के पास नौकरियां नहीं थी और पैसे के लिए वो भटक रहे थे। तेलंगाना पुलिस ने गूगल को लिखा है ये कहते हुए कि 200 ऐसे ऑनलाइन ऐप है जिनको उनको निकालना है। इसके अलावा बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये रहेगी ये पता लगाना कि पैसा कहाँ जा रहा है। क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ कर्ज देने के लिए इस्तेमाल हुआ या फिर पैसे का बहाव देश के बाहर और देश के अंदर हवाला रूट से आ रहा है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।